जय हिंद विद्यार्थियों। जैसा कि हम सभी आज वर्तमान के प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नों से भली भांति परिचित हैं और जहां हमें बारंबार हम अधिकांशतः देखते हैं कि महात्मा गांधी के जीवन से जुड़े उनके राजनीतिक और सामाजिक दोनों पहलुओं को बारंबार टटोला जाता है और उनसे जुड़े प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जहां वो प्रश्न हमारी परीक्षा फल में निर्णायक सिद्ध होते हैं। तो आइए, आज की क्लास महात्मा गांधी के बारे में है, महात्मा गांधी के अभ्युदय के बारे में है कि कैसे एक आम भारतीय नौजवान लंदन के इनर टेम्पल से बैरिस्ट्री की पढ़ाई कर अपने घर लौटता है, अपनी मिट्टी लौटता है, जन्मभूमि भारत लौटता है और एक आम नौजवान के भांति, एक आम युवक के जैसे अपने आँखों में अनेकों सपने लेके अपने भविष्य को एक बढ़िया आकार देने के लिए जद्दोजहद करता है। बम्बई और पोरबंदर, जी आपको पता होगा कि महात्मा गांधी काठियावाड़ के पोरबंदर में जन्म लिए थे, तो बम्बई और पोरबंदर इन दोनों जगहों के वकालत खानों में रगड़ा खाता है, संघर्ष करता है और एक नई ऊंचाई को पाने की कोशिश करता है। और तभी एक आम वकील ही कहेंगे, वकील भारत का चेहरा बन के उभरता है, महात्मा बन के उभरता है, भारत का राष्ट्रपिता बनता है। तो आइए, आज हम जानते हैं महात्मा गांधी के बारे में, उनकी राजनीतिक यात्रा के बारे में, कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पे ख़त्म होती है और इन शुरुआत और ख़त्म के बीच की दूरी को इन्होंने कैसे तय किया, कितने संघर्षों से तय किया और कितनी जीतें हासिल की। तो आइए हम जानते हैं। आज हम पढ़ेंगे 1894 से लेके 1906, 1914, 1916 और आगे की बातें। तो ये कहानी स्टार्ट होती है 1894 से, जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका पहुंचते हैं। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका 1893 में जाते हैं दादा अब्दुल्ला के केस में, और वहाँ जाके उन्हें देखते हैं कि वहाँ रंग भेद की नीति चरम सीमा पे होती है। वहाँ लोगों के बीच अलग अलग तरह के मतभेद होते हैं। भारतीयों के साथ, वहाँ के मूल निवासी काले लोगों के साथ अलग अलग स्तर पे उनसे भेदभाव किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है, उत्पीड़न किया जाता है और उनको सहना उन सभी की मजबूरी होती है। 1894 जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका जाते हैं, कुछ समय बीत चुका होता है, यह समय 1894 का होता है, जब वहाँ वो देखते हैं कि 1894 में वहाँ भारतीय मजदूर भी होते हैं और काले लोग भी होते हैं। भारतीय मजदूर वो वैसे लोग होते हैं जिनको गिरमिटिया मजदूर कहते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे साउथ अफ्रीका वहाँ के खादानों में, चाय बागानों में और गन्ने के खेतों में खेती करने के लिए जाते हैं। कुछ साउथ इंडियंस होते हैं, बहुत सारे साउथ इंडियंस होते हैं, तो उनको गिरमिटिया बोलते थे। तो वो लोग, कुछ उन मजदूरों के साथ मेमन मुसलमान गए थे, दूसरे वो लोग, और तीसरे एक ऐसा वर्ग था जो वहाँ जाके बस गए थे। तो ये तीन वर्ग थे, पहले गन्ने के खेतों में काम करने वाले मजदूर, दूसरे मेमन मुसलमान जो कि व्यापारी वर्ग थे, और तीसरे वैसे मजदूर जिनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका था और वो वहीं बस गए थे, और चौथे वहाँ के मूल निवासी काले। इन चारों के साथ उनका उत्पीड़न किया जाता था, इनका शोषण, दोहन किया जाता था, मनमाने तरीके से इनसे काम लिया जाता था। इनको 9 बजे रात के बाद फुटपाथ पर चलने के लिए मना था। एक बहुत ही संकीर्ण और गंदी जगह इनके लिए मुहैया करवाई गई थी कि आप यहीं रहिएगा, इससे बाहर आप नहीं निकल सकते हैं। अगर आप कहीं और बसने की कोशिश करते हैं तो आपको फाइन कर दिया जाएगा, आपका टैक्स बढ़ा दिया जाएगा, आपके साथ मारपीट होगी, अलग अलग तरह की उत्पीड़न की जाएगी। 9 बजे रात के बाद आप फुटपाथ का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आप वहाँ वोट नहीं दे सकते हैं, इनको वोट देने का अधिकार नहीं था, और भी बहुत सारे ऐसे बंदिशें थी। प्रबंधन इतनी खराब दशा में थी, इतनी चरमराई हुई थी कि ये अलग अलग तरह से इनका शोषण किया जाता था। अब महात्मा गांधी को ये शोषण बर्दाश्त नहीं था, तो महात्मा गांधी ने सभी भारतीयों को और सभी जो शोषित वर्ग थे उनको एकजुट करने की कोशिश की और उसमें लग गए, और धीरे धीरे उनको एकजुट किया। और सबसे पहले वहाँ महात्मा गांधी का उदारवादी चरण आता है, जो कि 1894 से 1906 का वक्त होता है। जी हाँ, 1894 से 1906 का जो समय होता है ये उदारवादी चरण का होता है। इसमें महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीकी सरकार को बहुत सी याचिकाएं लिखी, बहुत से पत्र लिखे इसको सुधार करने के लिए, मगर उनके कानों पे जू तक नहीं रेंगा। तो फिर महात्मा गांधी के जहन में आता है कि क्यों ना मैं डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार को पत्र दूं, क्योंकि जैसे भारत उस समय ब्रिटिश का उपनिवेश था, वैसे ही ठीक साउथ अफ्रीका भी ब्रिटिश का उपनिवेश जगह था। तो महात्मा गांधी ने अनेकों पत्र, अनेकों आवेदन ब्रिटिश सरकार को सौंपे
कि आपका ये दायित्व बनता है कि जैसे भारत आपका उपनिवेश है वैसे ही साउथ अफ्रीका भी आपका उपनिवेश है, और यहाँ रहने वाले जो भी नागरिक हैं वो आपके उत्तरदायित्व में आते हैं, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो आप इस पर संज्ञान लीजिए और इनकी जो दुर्दशा है, इनकी जो वर्तमान दुर्दशा है, इससे आप इनको मुक्त कीजिए, बाहर निकालिए। मगर ना ही दक्षिण अफ्रीका सरकार और ना ही ब्रिटिश गवर्नमेंट इन दोनों पे याचिकाएं करने के लिए, पत्र लिखने के लिए, आवेदन लिखने के लिए और विनम्रता से इनसे बात करने का कोई भी असर नहीं होता है, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो दूसरा चरण महात्मा गांधी का सत्याग्रह का चरण होता है, जो कि 1906 से लेकर 1914 का चरण होता है। इस चरण में महात्मा गांधी सत्याग्रह का राह लेते हैं और वहाँ सत्याग्रह करते हैं। पहला क्या होता है कि वहाँ सबसे बड़ी समस्या आती है पंजीकरण की समस्या। वहाँ की सरकार एक कानून बनाती है जिस कानून के अंतर्गत वहाँ रह रहे जितने भी भारतीय हैं, जितने भी काले लोग हैं, जितने भी लोग हैं जो मजदूर हैं, जो खादान में कहीं काम कर रहे हैं, जो गन्ने के खेतों में काम कर रहे हैं, जो व्यापारी हैं, इन सभी को पंजीकरण प्रमाण पत्र बनवाना होगा। और उसी पंजीकरण प्रमाण पत्र के साथ दक्षिण अफ्रीका का जो अपना भूखंड है, उस भूखंड में कहीं एक जगह से दूसरी जगह अगर उनको यात्रा करनी है तो उस प्रमाण पत्र के साथ उनको यात्रा करनी पड़ेगी, अन्यथा उन्हें प्रताड़ित किया जाएगा, उन्हें दंडित किया जाएगा। इसके विरोध में महात्मा गांधी सर्वप्रथम वहाँ लड़ाई सत्याग्रह स्टार्ट किए। बहुत उसका निष्कर्ष नहीं निकलता है। बहुत सारे लोग प्रिटोरिया आते हैं, नेटाल रहते हैं, प्रिटोरिया रहते हैं। नेटाल और प्रिटोरिया वहाँ की दो राज्य हैं। तो बहुत सारे लोग नेटाल से प्रिटोरिया आते हैं, वहाँ आके महात्मा गांधी के साथ सत्याग्रह करते हैं, मगर इसका कुछ मूल निष्कर्ष नहीं निकल पाता है। और यहाँ तक ऐसा होता है कि 1908 में महात्मा गांधी और उनके साथ जो सत्याग्रही होते हैं उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। 1910 ईस्वी में महात्मा गांधी टॉलस्टॉय फर्म नाम का एक फर्म एस्टेब्लिश करते हैं। अब जैसे देखिए, अब जो महात्मा गांधी के साथ जो सत्याग्रही हैं, अब वो महात्मा गांधी के साथ सत्याग्रह कर रहे हैं, वो अहिंसा से लड़ाई कर रहे हैं, अहिंसा के साथ अहिंसा को अपना ढाल बना के जो वहाँ की सरकारें हैं उनसे लड़ाई कर रही हैं, उनसे अपनी डिमांड रख रही हैं। अब जब उनको जेल में बंद कर दिया जाएगा तो उनका घर कैसे चलेगा, उनका परिवार कैसे चलेगा, रोज़मर्रा की जो आवश्यकताएँ हैं, जो ज़रूरतें हैं, वो कैसे पूरी होगी। इसलिए महात्मा गांधी ने टॉलस्टॉय फॉर्म बनाया, जिस टॉलस्टॉय फॉर्म में अलग अलग जगहों से फंड आती थी और वो फंड उनके परिवारों को या फिर सत्याग्रह करने में जो खर्च होते थे उसमें इस्तेमाल किए जाते थे। तो पहला पंजीकरण था 1908 में, उनको जेल चले गए, फिर उनको बाहर निकाला गया। 1910 में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना हुई। जैसे ही ये होता है तो फिर एक दक्षिण अफ्रीका सरकार फिर पॉल टैक्स ले आती है। पॉल टैक्स क्या है? तो पॉल टैक्स गवर्नमेंट लाती है जहाँ जितने भी भारतीय रह रहे होते हैं उन सभी को महीने का 3 पाउंड सरकार को एज ए कर टैक्स के रूप में देना होता है। मगर अब जिनकी मासिक इनकम 10 शिलिंग है, वो 3 पाउंड कहाँ से देंगे? आप 5 रुपया कमाते हैं तो आप 10 रुपया खर्च कहाँ से कीजिएगा, या आप 15 रुपया आप गवर्नमेंट को कहाँ से दीजिएगा? आपको तो सारे काम 5 रुपये में ही करने हैं। ठीक उसी प्रकार वहाँ के जो मजदूर वर्ग थे, जो व्यापारी वर्ग थे, उनका 3 पाउंड तो इनकम था नहीं, उनका हार्डली अधिकतम 10-11 शिलिंग था, वो 3 पाउंड कहाँ से देंगे? दूसरा क्या होता है कि विवाह का जो पंजीकरण होता है, विवाह वो अमान्य घोषित कर दिया गया वहाँ, कि जिनकी भी शादी ईसाई धर्म के अनुरूप नहीं हुई है, ईसाई धर्म की प्रक्रिया से नहीं हुई है, उनकी शादी को रद्द कर दिया गया, उनके मान्यता को रद्द कर दिया गया, उनके शादी को अवैध घोषित कर दिया गया, उनके जो बच्चे हैं उनको अवैध घोषित कर दिया गया। अब कोई भी पिता, कोई भी परिवार या कोई भी महिला हो या पुरुष हो, वो अपने संबंध को अवैध घोषित करना चाहता है क्या? नहीं। किसी वैध संबंध को जो अवैध घोषित करेगा तो वो तो लोग क्या करेंगे, लोग को कष्ट होगा। अब उसके लिए आवाज़ उठाया गया, लड़ाइयाँ हुई, बातचीतें हुई, फिर महात्मा गांधी को फिर दोबारा जेल भेज दिया गया, मगर प्रयासरत रहे। और फिर आगे चल के फिर इससे वहाँ की गवर्नमेंट से बात किया गया, और जब बात हुई तो पॉल टैक्स, पंजीकरण और विवाह, इन तीनों को खारिज कर दिया गया। और फिर वहाँ के मजदूरों को थोड़ी सी आराम मिला और वो लोग फिर थोड़ा खुले में सांस ले सके। और यही जीवन यात्रा महात्मा गांधी की 1894 से लेके 1914 की रही। उसके बाद महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटते हैं, और भारत लौटने के बाद फिर पूरे एक साल 1915 से 1916 विराम लेते हैं,
भारत का दौरा करते हैं, भारत की स्थिति को समझते हैं, भारत की परिस्थिति को समझते हैं, यहाँ की राजनीति को समझते हैं, ब्रिटिश सरकार के एजेंडे को देखते हैं, उनके क्रियाकलाप कार्य रूप को देखते हैं, उनका जो ढांचा होता है, जो सिविल ढांचा होता है, जो न्यायिक ढांचा होता है, उसको समझते हैं, उनके कार्य रूप को समझते हैं, यहाँ की जो राजनीतिक जो शक्तियाँ थीं, जो पार्टियाँ थीं, उनमें जो लोग थे, उनके क्रियाकलाप को देखते हैं, उनके बातों को समझते हैं, उनके विजन को समझने की कोशिश करते हैं। और पूरे 1 साल इन्होंने इसी काम में बिताया। और फिर 1917 में बिहार के चंपारण जिले से इन्होंने अपना पहला सत्याग्रह स्टार्ट किया, जिसको हम चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चंपारण सत्याग्रह के बारे में जानेंगे कि कैसे चंपारण सत्याग्रह होता है, कौन कौन से लोग महात्मा गांधी के साथ मिलते हैं, किन्होंने विद्रोह किया, उस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या एक्शन होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट कहाँ तक झुकती है, किस मोड़ तक वो महात्मा गांधी को खींच लाती है। तो ये हम फिर अगले वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।